नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, भोपाल में 908, जयपुर में 906 हुई कीमत। उज्ज्वला सिलेंडर पर अब कुल 400 रुपए की रियायत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम वाले के दाम में 200 रुपए की कटौती कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली में अब कीमत 1103 रुपए से घटकर 903 रुपए हो गई है। भोपाल में 908, जयपुर में 906 हो गई है। नई कीमत 30 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन से लागू हो गई है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर दाम घटाकर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ का बोझ जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन भी बांटेगी। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का यह कदम काफी मायने रखता है। राजस्थान में कांग्रेस ने इसी साल 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस देने की योजना लागू कर दी है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। दोनों राज्यों में नवंबर-दिसंबर में चुनाव है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। केंद्र बोला जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला अस्थायी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, चुनाव कब करवाओगे, राज्य बनाने की क्या टाइमलाइन है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त यानी कि 12वें दिन की सुनवाई जारी थी। इस दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का कदम अस्थायी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर को जल्द फिर से राज्य बना दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राष्ट्रीय हित में जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांटने के केंद्र के फैसले को स्वीकृति देने की इच्छुक है। कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का कदम कितना अस्थायी है और उसे वापस राज्य का दर्जा देने के लिए क्या समय सीमा सोच रखी है, इसकी जानकारी हमें दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इंडिया की 2 बैठकों से ही 200 रुपए घटे एलपीजी के दाम, ममता बनर्जी ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के फैसले पर तंज कसा है। दरअसल दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहारों के समय पर रसोई गैस के दामों में कमी की है। केंद्र सरकार ने महंगाई से परेशान जनता को बड़ी राहत देते हुए उज्ज्वला योजना वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तंज कसा और कहा कि इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें होते ही सिलेंडर के दाम कम कर दिए गए हैं। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि अब तक पिछले 2 महीनों में इंडिया गठबंधन का केवल 2 बैठकें आयोजित हुई है और आज हम देख रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए तक की गिरावट आ गई है। ममता बनर्जी ने आगे लिखा कि यह है इंडिया का दम। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी, 60 विधायकों का टिकट काटेगी बीजेपी, सांसद भी लड़ेंगे विधायकी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। एक तरफ पार्टी 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए मतदाताओं के बीच पहुंचने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने में भी है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार कई सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के चुनावी सर्वेक्षण का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जो इस समय पार्टी के कब्जे में है। ऐसी 127 सीटें हैं। इन सीटों पर पार्टी खास सर्वे करा रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी गुजरात का फार्मूला अपना सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी करीब 60 विधायकों का टिकट काट सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन ने अरुणाचल प्रदेश अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। जयशंकर बोले, चाइना की पुरानी आदत, पहले भी नक्शे निकाले, उनके दावों से कुछ नहीं होता। जी हां दोस्तों, चीन ने सोमवार को अपना ऑफिशियली मैप जारी कर दिया। इसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को अपना क्षेत्र दिखाया है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ने एक्स पर 2:47 पर नया मैप पोस्ट किया। इस पर भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन की पुरानी आदत है, उनके दावों से कुछ नहीं होता। नेचुरल रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की ओर से होस्ट की जाने वाली स्टैंडर्ड मैप सर्विस की वेबसाइट पर भी नया मैप लॉन्च कर दिया गया है। यह मैप चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों, एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के इलाकों को अपना बताने के चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चीन ने नक्शे में जिन इलाकों को अपना बताया है वो उसके नहीं है। ऐसा करना चीन की पुरानी आदत है। अक्साई चीन और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। पहले भी चीन भारत के हिस्सों को लेकर नक्शे निकालता रहा है। उसके दावों से कुछ नहीं होता। हमारी सरकार का रुख साफ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
दिल्ली में G20 समिट से पहले लंगूर के कटआउट लगे, बंदरों को भगाने के लिए लोग भी तैनात किए, लंगूर की आवाज निकालेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली में G20 समिट के दौरान बंदरों को दूर रखने के लिए लंगूर के कटआउट लगाए जा रहे हैं। हर कटआउट के साथ एक व्यक्ति को तैनात किया गया है जो लंगूर की आवाज निकालने में एक्सपर्ट है। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होने वाली है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत कई ग्लोबल लीडर्स के शामिल होने की चर्चा है। हालांकि दोस्तों, दिल्ली में बंदरों की आबादी बहुत ज्यादा है। रिहायशी इलाकों के अलावा दफ्तरों और ऐतिहासिक स्थलों पर भी बंदर खुलेआम घूमते हैं। आए दिन आम लोग भी इनके हमले के शिकार होते हैं। ऐसे में दोस्तों, कोई विदेशी मेहमान बंदरों का शिकार न हो, इसके लिए न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यह अनूठी पहल की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 100% एथेनॉल पर चलेगी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस। नितिन गडकरी ने कार अनवील की। यह दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस कार को अनवील किया। यह कार दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप है। इसे BS6 स्टेज 2 के नॉर्म्स के अनुसार डेवलप किया गया है। दोस्तों, यह कार हाइब्रिड सिस्टम के लिए एथेनॉल फ्यूल से 40% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। वहीं एथेनॉल की कीमत करीब 60 रुपए प्रति लीटर है, यानी दोस्तों यह पेट्रोल की तुलना में कहीं अधिक किफायती है, जो वर्तमान में लगभग 100 रुपए प्रति लीटर पर बिकता है। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल फ्यूल वाली गाड़ियों के लिए अभी एक समस्या भी है। देश में एथेनॉल के पंप नहीं है, इसलिए मेरा पेट्रोलियम मंत्री से अनुरोध है कि वह सभी पेट्रोलियम कंपनियों को एथेनॉल के पंप शुरू करने का आदेश दे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लक्ष्मण रेखा पार न करे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का ममता सरकार से टकराव पर बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य सरकार के साथ हमेशा सहयोग करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके हर काम में सहयोग करेंगे। बोस ने विशेष साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में राज्य में सामने रहने वाला चेहरा मुख्यमंत्री का होता है, मनोनीत राज्यपाल का नहीं। लेकिन हर एक को अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा के संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहना होता है। राज्यपाल CV आनंद बोस ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के सम्मानित संवैधानिक सहयोगी हैं। लोकतंत्र में सरकार का सामने का चेहरा निर्वाचित मुख्यमंत्री होता है, मनोनीत राज्यपाल का नहीं। राज्य सरकार जो करती है मैं उसमें राज्यपाल के तौर पर सहयोग करूंगा, लेकिन मैं उसके हर एक काम में सहयोग नहीं करूंगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक को अपने दायरे में रहकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हर किसी को एक लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा को पार न करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दूसरे के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यही सहकारी संघवाद की भावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नूह हिंसा पर गृह मंत्री विज बोले, कांग्रेस वर्करों ने तोड़फोड़ की। कहा MLA मामन खान दंगाइयों के टच में थे, वो जहां गए वहां हिंसा हुई। जी हां दोस्तों, हरियाणा में नूह हिंसा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अब तक पकड़े गए उपद्रवियों ने पूछताछ में बताया कि वह फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान के टच में थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर में तोड़फोड़ की, वह जहां जहां गए वहां वहां हिंसा हुई। विज ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान से सारे वीडियो दिखाए गए, इस मामले की जांच भी करा रहे हैं। मामन खान को गुरुग्राम पुलिस की ओर से नोटिस दिया गया है, जिसमें उन्हें 30 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, अनिल विज ने बताया कि अभी तक की जांच में पता चला है कि हिंसा से पहले मामन खान ने 28, 29 और 30 जुलाई को दौरा किया था। जहां जहां वह गए थे वहां वहां हिंसा हुई। मामन खान दंगा प्रभावित इलाकों के लोगों के साथ लाइव कॉन्टेक्ट में रहा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें सामने आ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। LPG सिलेंडर की कीमत घटाए जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में LPG गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने का मंगलवार को फैसला किया गया। इसे कांग्रेस ने चुनाव से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली निर्दलीय मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। खड़गे ने आगे कहा कि 9.5 साल तक 400 रुपए का LPG सिलेंडर 1100 रुपए में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद नहीं आई। बीजेपी सरकार यह जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके एक दशक के पाप नहीं धुलेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद की पहली प्रतिक्रिया, मायावती पर लगाया यह आरोप, कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अनुशासनहीनता के आरोप में इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया है। बसपा से निकाले जाने के बाद इमरान मसूद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इमरान मसूद ने सबसे पहले मायावती को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि मायावती ने जो आशीर्वाद दिया था उसके वजन को समझते हुए बहुत ईमानदारी से काम किया। इमरान मसूद ने आगे कहा कि मैं जहां भी रहा काम बहुत ईमानदारी से किया। मैंने बसपा के उत्थान के लिए
लिए काम किया, बसपा को वोट भी मिले, वोटों में इसका अंतर दिख भी रहा था। उसके बाद भी अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो इसमें क्या कर सकता हूं। मसूद ने कहा कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 5 करोड़ रुपए सहारनपुर से जमा करके पार्टी को दे सकूं। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं छोटा सा काश्तकार हूं, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं। मेरे पास लोग हैं, वोट है, लेकिन मेरे पास नोट नहीं है। जनता मुझे पैसा देती और चुनाव लड़ाती है। मैंने यही बात बहन जी से कही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर विधानसभा का विशेष सत्र बिना चर्चा के स्थगित, कांग्रेस का हंगामा, काला झंडा फहराया, कुकी समुदाय के 2 मंत्री और 8 विधायक नहीं आए। जी हां दोस्तों, मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। 120 दिनों से जारी हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी बीच राज्य सरकार की मांग पर आज विधानसभा का 1 दिन का सेशन होना था। इसमें राज्य में शांति बहाली को लेकर चर्चा की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस विधायकों के हंगामे के चलते यह सत्र स्थगित हुआ है। विधायकों की मांग थी कि इस सत्र को कम से कम 5 दिन के लिए आगे बढ़ा देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह की अगुवाई में विपक्ष ने कहा कि राज्य के हालात पर चर्चा के लिए 1 दिन काफी नहीं है। वहीं 2 मंत्रियों समेत 10 विधायकों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सत्र में शामिल होने से इनकार कर दिया। मणिपुर कांग्रेस ने सत्र को असंवैधानिक बताया और इसके विरोध में इंफाल के कांग्रेस भवन में काला झंडा भी फहराया। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 89 अंक बढ़कर 65,075 पर बंद, निफ्टी भी 36 अंक चढ़ा, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 79 अंकों की तेजी के साथ 65,075 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 36 अंक की तेजी रही है, 19,342 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज जियो फाइनेंशियल, यूपीएल और हिंडाल्को रहे, जबकि टॉप लूजर्स में भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन से पहले बढ़े सोने चांदी के दाम, सोना फिर 59,000 और चांदी 74,000 के करीब पहुंची। जी हां दोस्तों, मंगलवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 231 रुपए चढ़कर 58,898 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों 22 कैरेट सोने की कीमत 53,950 रुपए हो गई। IBGA की वेबसाइट के अनुसार चांदी की कीमत में भी आज बढ़त देखने को मिली। यह 219 रुपए महंगी होकर 73,855 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले सोमवार को यह 73,636 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 साल में 27% महंगा हुआ अरहर दाल और सता सकती है दालों की महंगाई। जी हां दोस्तों, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दाल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खास तौर से अरहर दाल की कीमतों में सबसे तेज उछाल देखने को मिली है। पिछले 1 वर्ष में अरहर दाल 27% तक महंगा हो चुका है, तो उड़द से लेकर मसूर दाल की कीमतों में भी बढ़ोतरी जारी है। वहीं दोस्तों इस साल मानसून में कम बारिश के चलते आने वाले दिनों में दाल की कीमतों में और उछाल देखने की आशंका है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन, जो देश भर में खुदरा कीमतों पर रोजाना नजर रखता है, उसके डेटा की माने तो अरहर दाल जहां 29 अगस्त 2022 को 110.66 रुपए प्रति किलो में मिल रही थी, वहीं इसकी औसत कीमत 1 साल में बढ़कर 140 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। यानी कि 1 साल की अवधि में 27% अरहर दाल के दाम बढ़ चुके हैं। खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के इस डेटा के मुताबिक मूंग दाल की औसत कीमतें 1 साल पहले 29 अगस्त 2022 को 102.35 रुपए प्रति किलो हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर 111.19 रुपए हो चुकी है। यानी कि यहां पर भी दाल की कीमत में 8 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयपुर को उड़ाने की साजिश रचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, बम बनाने में माहिर हैं। NIA की टीम महाराष्ट्र से लेकर आई, 5-5 लाख रुपए के इनामी हैं दोनों। जी हां दोस्तों, जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले इमरान खान और यूनिस साकी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को यहां NIA के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। यहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। 1 सितंबर को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रतलाम के रहने वाले इन आरोपियों की तलाश पिछले साल मार्च से ही थी,
थी। जांच एजेंसी ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। एनआईए का कहना है कि पुणे महाराष्ट्र के कोथरूड इलाके में इमरान खान व यूनिस बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। 18-19 जुलाई की रात करीब 3 बजे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। कोथरूड पुणे इलाके से इमरान और यूनिस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में दोनों पर शक गहराया। इसके बाद पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली। यहां से एक लाइव राउंड यानी कि जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल लैपटॉप बरामद हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वार्ता के खिलाफ नहीं, इसी से हल निकलते हैं। दुनिया के हालात पर एनडीटीवी से बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, G20 को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ संजय पुगालिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दुनिया के हालात को लेकर कहा कि हम वार्ता के खिलाफ नहीं है, इसी से हल निकलते हैं। दुनिया अब बहुत ध्रुवीय हो रही है, इसके लिए ज्यादा कुशल कूटनीति की जरूरत है। ये कूटनीति ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो धैर्य नहीं रख पाते। हमारी पड़ोस नीति प्रथम है, पड़ोस भी सुरक्षित और समृद्ध रहे। महामारी और चल रहे संघर्ष के बीच 2023 की दुनिया काफी जटिल है। ऐसे में कौन आगे बढ़कर बीच का रास्ता निकाल सकता है? ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ के विभाजन को कौन पाट सकता है? ऐसे में भारत सम्मान के साथ दुनिया को राह दिखा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन में शादी करने वाले कपल्स को सरकार दे रही इनाम, बस पूरी करनी होगी एक शर्त। जी हां दोस्तों, चीन की सरकार जन्म दर में आई लगातार रिकॉर्ड गिरावट को लेकर बेहद चिंतित है। ऐसे में युवाओं को शादी के लिए प्रोत्साहित करने के नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसी बीच पूर्वी चीन में एक काउंटी ऐसे जोड़ों को 1000 युआन यानी करीब 11,321 रुपए का इनाम दे रही है जिनमें दुल्हन की उम्र 25 वर्ष या उससे कम है। यह नोटिस चैंगशॉन काउंटी ने पिछले हफ्ते अपने आधिकारिक वीचैट अकाउंट पर पोस्ट किया था। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में कहा गया था कि यह इनाम सही उम्र में पहली शादी करने और सही समय पर बच्चे पैदा करने वालों को बढ़ावा देने के लिए है। योजना के तहत प्रशासन जोड़ों को बच्चों की देखभाल, प्रजनन और शिक्षा के लिए सब्सिडी भी देगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन में शादी के लिए कानूनी उम्र सीमा पुरुषों के लिए 22 वर्ष और महिलाओं के लिए 20 वर्ष है। हालांकि शादी करने वाले जोड़ों की संख्या में गिरावट आ रही है, साथ ही जन्म दर में भी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, अब डॉक्टर्स को साल 2016 से ही मिलेगा 7वां वेतनमान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों को 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग वेतनमान मिलेगा और साथ ही चरणबद्ध तरीके से वेतन वृद्धि भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के डॉक्टरों को समयबद्ध वेतनमान दिया जाएगा और पदोन्नति की बाध्यता के बिना 5, 10 और 15 साल में वेतन वृद्धि दी जाएगी। सीएम चौहान ने भोपाल के हिमिदिया अस्पताल में गांधी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में यह ऐलान किया। 482 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में आपातकालीन चिकित्सा विभाग के साथ साथ 2000 बिस्तरों वाला अस्पताल भी होगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को भी 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग वेतनमान मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केएल राहुल एशिया कप में ग्रुप मुकाबले नहीं खेलेंगे, द्रविड़ ने कहा राहुल पूरी तरह फिट नहीं, अभी एनसीए में ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल चोट के कारण एशिया कप 2023 के ग्रुप स्टेज मैच नहीं खेल पाएंगे। ग्रुप स्टेज में भारत को 2 मैच खेलने हैं। पहला 2 सितंबर को पाकिस्तान और दूसरा 4 सितंबर को नेपाल के खिलाफ मुकाबला होगा। दोस्तों भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केएल राहुल अभी बेंगलुरु में एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ही रहेंगे। एशिया कप सुपर 4 स्टेज से पहले 4 सितंबर को टीम में वापसी से पहले उनका फिर से असेसमेंट किया जाएगा। राहुल एशिया कप के लिए घोषित 17 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। दोस्तों द्रविड़ ने कहा कि एनसीए में पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राहुल में प्रोग्रेस दिख रही है। हम राहुल को पूरी तरह फिट होने के लिए और समय देना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि वह वापसी करेंगे। फिलहाल राहुल टीम के साथ ट्रेवल नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में इंडिया और एनडीए की मीटिंग एक ही दिन, शरद पवार विपक्ष के साथ होंगे, अजीत भाजपा शिवसेना शिंदे गुट के साथ बैठक करेंगे। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की तीसरी बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली है। इसी बीच एनडीए की महाराष्ट्र यूनिट ने भी इसी दिन यानी कि 1 सितंबर को मीटिंग करने की घोषणा कर दी है। हालांकि इसमें महाराष्ट्र सरकार में शामिल एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना, भाजपा और अजित पवार का एनसीपी गुट ही शामिल होगा। एनसीपी में फूट के बाद एक तरफ जहां शरद पवार विपक्षी गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, वहीं उनके भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का गुट सत्ता पक्ष के साथ बैठक करेगा। एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक सुनील तटकरे ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जमानत के बाद भी रिहा नहीं होंगे इमरान खान, सीक्रेट लेटर चोरी केस में हिरासत में लिए गए। तोशखाना केस में हाईकोर्ट से बेल मिली थी। जी हां दोस्तों, तोशखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। हालांकि इससे पहले कि खान अटक जेल से बाहर आते उन्हें सीक्रेट लेटर चोरी केस में हिरासत में ले लिया गया। यह जानकारी पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने दी है। पूर्व कानून मंत्री और सरकारी वकील अता तरार ने जियो न्यूज से कहा कि इमरान की सजा सस्पेंड हुई है, उन्हें बेल मिली है, लेकिन वो फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो सकते। इसकी वजह यह है कि साइफर चोरी के मामले में अदालत ने जांच एजेंसियों को 14 दिन का फिजिकल रिमांड दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वयस्क मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि एक वयस्क मानव के मुंह में कितने दांत होते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।